हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग कल जो फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आया है दोस्तों, उसका आपने थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। न्यूज़ तो आपके पास पहुंच ही गई होगी, कितने लोग पेपर दिए थे, कितने लोग पास हो गए हैं। तो थोड़ा उसको अम्ल कीजिए और अम्ल करने के बाद उसका प्रयोग भी करिए, क्योंकि कापी तो अब हार्ड चेक होगा ही होगा। 56,000 लोग थे चौथे सेमेस्टर वाले जिनका प्रमोटेड नहीं था, उनमें से सिर्फ 12,000 लोग पास हुए। सोच लीजिए कितना ख़राब कंडीशन, मतलब स्थिति इतनी दयनीय कर दिया गया है, इतनी हार्ड कापी चेक कर दिया गया है दोस्तों कि सबका दिमाग है ख़राब हो गया। दोस्तों, कल मैं खुद रिजल्ट देख रहा था, कई लोगों का, अपने साथ के लोगों का रिजल्ट देखा, तो सबकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो दोस्तों, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर समझ लीजिए आप पछताएंगे, क्योंकि अगर आपका मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर में बैक आ गई है, जो कुछ भी हो गया हो, सेकंड सेमेस्टर का पेपर आप फोर्थ सेमेस्टर के साथ दे ले जाएंगे। थर्ड में और फोर्थ में बैक मत आने दीजिए। थर्ड और फोर्थ में दो तीन सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें बैक आता है दोस्तों। देखिए, थर्ड सेमेस्टर में आपका मैथ हो गया और संस्कृत तो आसानी होती है, किसी किसी के कंप्यूटर में बैक आ जाता है। तो मैथ कंप्यूटर को आप लोग सेपरेट रखिएगा, थोड़ा पढ़ते रहिएगा। और ये पहला दूसरा पेपर स्कोरिंग है, इसको आप लोग पढ़ करके नंबर यहाँ से उठा लीजिए। आपको जो भी अगर पढ़ने का मटेरियल आपके पास ना हो तो आप हमको कमेंट करिएगा, हम आपको टेलीग्राम चैनल पर बहुत कुछ आपको नोट्स, हम PDF प्रोवाइड करा देंगे, उसको आप लोग पढ़िएगा। लेकिन दोस्तों, आप चाहे जहाँ से पढ़िए, आपका काम दोस्तों तैयारी करना, तैयारी जरूर करिए। अब बैठिए मत घर, और घर अगर बैठे हैं तब भी आप पढ़ाई को शुरू कर दीजिए, जान रहे हैं, क्योंकि कॉपी बहुत हार्ड चेक होगा, ये पक्का मान लीजिए। अब की बार कॉपी हार्ड चेक हुआ है और आप लोगों का भी कॉपी हार्ड चेक होगा। और जिसका थर्ड सेमेस्टर में लग गया बैक, समझ लो ना, तो उसका नैया बेड़ा पार कर दिया गया, उसका समझ लीजिए कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। और मान लो वैकेंसी आप लोग हो गए, एलिजिबल हो गए आने वाली वैकेंसी में, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। अगर मान लीजिए एक भी बैग अगर आपका रह जाएगा तो कुछ पेपर दे नहीं पाएंगे आप लोग। तो आप लोग तैयारी टेट की भी शुरू कर दीजिए और सेमेस्टर की भी धुआंधार तैयारी करिए। अब दोस्तों, घूमिए टहलिए मत, पढ़ाई करिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखिए क्या करेंगे। ये हमारा समावेशी शिक्षा का लास्ट वीडियो है और ये समझ लीजिए मैराथन के तौर पर है। जो भी 2 घंटा 1.5 घंटे का होगा इसको कंप्लीट कर देंगे इसमें। और इसके बाद दोस्तों, कुछ हमारे जो टॉपिक बचे रहेंगे उसका हम आपको PDF या उसका नोट्स आपको हम टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे, वहाँ से आप जा करके उसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन पेपर हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद हम जो है कल या परसों तक जो भी आपका है, पहला पेपर का एक मैराथन क्लास आ जाएगी। तो दोनों क्लास आपका पहला दूसरा पेपर, ये पहला और फर्स्ट और सेकंड पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैथ की क्लास भी शुरू कर देंगे रिवीजन के तौर पर। अगर आपको पूरा मैथ पढ़ना हो तो 3 मैराथन 3-3 घंटे की पढ़ी है। पिछला वीडियो दोस्तों 1 साल पहले का है, उसको आप लोग जाकर देख लीजिए अगर जल्दी हो। और अगर साथ में पढ़ना हो तो अभी 2-4 दिन के बाद उसको क्लास को शुरू करने वाले हैं, मैथ की क्लास को। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं और इसका पूरा खेला ख़त्म करते हैं समावेशी शिक्षा का। तो देखिए, हम लोग पढ़े थे क्या, परामर्श के बारे में पढ़े थे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था परामर्श। तो परामर्श मतलब क्या होता है, काउंसलिंग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं काउंसलिंग। अब काउंसलिंग क्या होता है भैया? काउंसलिंग का मतलब होता है किसी से राय सलाह लेना। जैसे मान लीजिए जब हमको किसी जैसे मान लीजिए हमने क्लास 8 पास कर 8 पास कर लिया था, तो फिर आप अपने बड़े बुजुर्गों से गए थे पूछने कि भैया ये बताओ कि अब हम क्या करें। अब हम कक्षा 8 पास कर लिए हैं, कक्षा 9 में कहाँ पढ़ें, कौन स्कूल में एडमिशन कराएं। तो ये सब पूछने के लिए आप किसी के पास गए थे, तो उसी को हम कहते हैं क्या, परामर्श दोस्तों। तो आप पूछने किसके पास जाते हैं? जो आपसे बड़ा बुजुर्ग होता है, जो आपसे ज़्यादा समझदार होता है, तो उसी के पास पूछने गए थे। तो परामर्श किससे लिया जाता है दोस्तों? तो अपने से ज़्यादा उम्र दराज के व्यक्तियों से, जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उससे हम परामर्श लेते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे परामर्श क्या होता है। परामर्श मतलब किसी से राय लेना, सलाह लेना, ठीक, किसी से राय लेना और सलाह लेना। तो इसके बारे में अगर आपको और जानना हो तो पिछला वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिएगा।
पिछले वीडियो में हमने खूब अच्छे से इसके बारे में डिस्कशन कर दिया है, परामर्श क्या होता है और कुछ उसके बारे में कुछ परिभाषाओं के बारे में बताया था, अच्छे से डिटेल समझाए थे दोस्तों। और उसके आगे आज हम शुरू करेंगे परामर्श की विधियाँ। दोस्तों आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, परामर्श की विधियाँ, मेथड्स ऑफ काउंसलिंग। परामर्श देने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, किन किन विधियों के माध्यम से हम किसी की काउंसलिंग कर सकते हैं या किसी को राय दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। तो इसकी 3 विधियाँ मुख्य बताई गई हैं। कौन कौन साथियों, आपका पहला है निर्देशात्मक, क्या है, निर्देशात्मक परामर्श, और दूसरा हमारा है अनिर्देशात्मक अनिर्देशात्मक परामर्श, और तीसरा हमारा है समन्वित परामर्श। तो परामर्श किसे कहते हैं समझ गए होंगे, किसी से राय सलाह मशवरा लेने की प्रक्रिया को हम परामर्श कहते हैं, ठीक। और परामर्श 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, निर्देशात्मक परामर्श, अनिर्देशात्मक परामर्श और समन्वित परामर्श। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो थोड़ा सा हम आराम से पढ़ाएंगे और समझते हुए चलिएगा दोस्तों। चलिए देखिए, अगर देखा जाए तो हम पहला टॉपिक देखते हैं हमारा निर्देशात्मक परामर्श। निर्देशात्मक परामर्श को इंग्लिश में कहते हैं हमारा दोस्तों डायरेक्टिव काउंसलिंग। अब देखिए डायरेक्टिव काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि कोई आदमी जैसे है, जैसे मान लीजिए हम ही हैं या आप ही हैं, आपने जब कक्षा 8 पास कर लिया था तो आप किसी बड़े बुजुर्ग से पूछने गए थे, राय मशवरा लेने गए थे और उसको बताए कि देखिए चचा जी कि हम कक्षा 8 पास कर लिए हैं और हमको कक्षा 9 में एडमिशन लेना है या क्लास 9th में एडमिशन लेना है, हम कौन सा विषय लें और कौन सा विषय पढ़ें। तो चचा आपको बहुत अच्छे से एडवाइस दिए थे, समझाए थे, देखो बेटा ऐसे करना, तो आपने अच्छे से काम कर लिया था। तो क्या होता है, जब जो है परामर्शदाता, क्या होता है, जब परामर्शदाता, और परामर्शदाता मतलब जो आपको एडवाइस दे रहा है, बूढ़ो चचा आपके, ठीक है, जिससे आप एडवाइस लेते हैं, और परामर्श लेने वाला, अब मतलब जैसे आप परामर्श लेते हैं तो परामर्शदाता और परामर्श लेने वाला, ठीक है, परामर्शदाता और परामर्श लेने वाला उन दोनों की समस्या का दोस्तों समस्या का समाधान तुरंत हो जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा निर्देशात्मक हमारा परामर्श होता है, ठीक है। जैसे देखिए, समस्याओं को सुलझाने, उनका विकास करने तथा व्यवहार में सुधार लाने जैसी बातों को लेकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ऐसे निर्देश दिए जाते हैं। तो ये हमारे परामर्श होते हैं। अब इसको मतलब समझिए, देखिए परामर्श का मतलब क्या हो गया, इसमें निर्देशात्मक परामर्श में ये समझिए कि वो व्यक्ति जिससे आप परामर्श लेने गए हैं, वो व्यक्ति अपने अनुसार, जैसे आप चचा से परामर्श लेने गए थे कि चचा हम क्या करें, हमने कक्षा 8 पास कर लिया है या हमने इंटर पास कर लिया, हमको क्या करना है, ग्रेजुएशन में क्या लेना है, तो आपको एडवाइस दिए। कैसे एडवाइस दिए, अपने एक्सपीरियंस बेस पर, उसी को हम निर्देशात्मक परामर्श कहते हैं दोस्तों। इसके बारे में आप पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए निर्देशात्मक परामर्श कहते हैं, तो अब बताइए वो अपने सॉरी दोस्तों, अच्छा ये बताइए कि वो जो आपको सलाह दिए, आपके चचा या बड़े दादा या बड़े जो भी हों, तो बताइए वो आपके एक्सपीरियंस के आधार पर सलाह दिए, आपने आपको बेस मानकर मतलब आपके आधार पर सलाह दिए, अपने आधार पर, तो अपने को अपने समझदारी के आधार पर सलाह दिए हैं आपको। तो इसका मतलब दोस्तों परामर्श जो होता है, निर्देशात्मक परामर्श में जो परामर्शदाता होते हैं वो अपने को केंद्र मानकर पूरा परामर्श देता है, मतलब अपने समझदारी पर परामर्श देता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि निर्देशात्मक परामर्श आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि इसकी कुछ विशेषताओं और मान्यताओं को की कार्य प्रणाली को संक्षेप में व्यक्त किया गया है। देखते हैं क्या क्या है दोस्तों, ये आपको समझ में आना जरूरी है। तो मूलभूत धारणा, निर्देशात्मक परामर्श में हमारा बेसिक एजम्पशन, मूलभूत धारणा क्या होना चाहिए। तो पहली बात मूलभूत धारणा ये है कि भैया हम अगर किसी से एडवाइस लेने गए, किसी से कुछ सलाह लेने गए, तो जो व्यक्ति हमको सलाह देगा वो व्यक्ति हमसे ज़्यादा ज्ञान वाला होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर आपसे कम ज्ञान का रहेगा तो आप ही उसको सलाह देने लग जाएंगे। तो क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है ज़्यादा ज्ञान वाला, मतलब ज़्यादा ज्ञानवान होना चाहिए।
ज़्यादा जानकार होना चाहिए। और सुलझा हुआ व्यक्ति मतलब कि आप समस्या बता दें कि अपनी कि भैया हमको ये समस्या है, और वो उस समस्या को सुनकर खुद समस्या में पड़ जाए तो क्या फ़ायदा हमको बताने से, वो परामर्श हमको क्या दे पाएगा। तो परामर्श सॉरी दोस्तों, परामर्शदाता में क्या होता है, परामर्श लेने वाले की तुलना में जो दोस्तों परामर्शदाता है, जो आपको एडवाइस दे रहा है, वो आपसे बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक ज्ञानवान, जानकार और किसी भी बात पर सुलझा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया? मूलभूत धारणा का पहला पॉइंट आपको समझ में आया। अब देखिए, ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी बात, तो ऐसे व्यक्ति के पास अनुभव ज़्यादा होना चाहिए कि किसी भी समस्या को आसानी से समझा सके, और उस समस्या को समझाने के साथ साथ हमारे या आपके दैनिक जीवन से जोड़ करके किसी को बता सके इस समस्या का आप इस प्रकार से उपचार करेंगे तो आप उसको बढ़िया से बढ़िया तरीके से कर ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप कोई समस्या लेकर गए किसी व्यक्ति के पास, ठीक है, जैसे आपने चच्चा के पास कोई समस्या लेकर गया और आपके चच्चा ने उसको टेक्निकल भाषा में समझा दिया, मतलब ऐसे भाषा में बताया, एकदम व्यवहारिक भाषा में नहीं बताया, अपने टेक्निकल भाषा में समझा दिया, तो आपके ऊपर से उड़ निकल जाएगा, बोलेंगे क्या बताए हैं, कुछ अच्छे बताए होंगे लेकिन हमको समझ में आया नहीं है। तो इसमें क्या होता है, मूलभूत धारणा में क्या होता है कि परामर्शदाता जो परामर्श देगा किसी व्यक्ति को, ऐसे देगा कि वो व्यक्ति उसको आसानी से समझ जाए, आसान भाषा में उसको देगा परामर्श दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा मूलभूत धारणा होता है। आगे देखिए, दूसरा हमारा क्या होता है, कार्य प्रणाली। अच्छा ये बताइए, आपने क्या किया कि परामर्शदाता कैसा होना चाहिए, मूलभूत धारणा में देख लिया। अब देखिए, इसके बाद देखा जाए कि हमारा कार्य प्रणाली मतलब प्रोसीजर कैसे होगा, परामर्श देने का कार्यक्रम कैसे शुरू होगा। तो सबसे पहले आप अपना दुखड़ा रोएंगे, सामने वाले के साथ रोएंगे कि हमारे साथ की क्या गलत हो रहा है, हमको क्या समझ नहीं आ रहा, हमको जीवन में क्या समस्याएं हैं। तो सबसे पहले भैया परामर्शदाता के सामने आप परामर्श लेने गए, तो आप अपना दुखड़ा रोएंगे कि हाँ भैया हमको क्या समस्या हुई है। तो आप जब अपनी बात को बताएंगे तो एक अच्छा परामर्शदाता क्या होगा, आपकी बात को ध्यान से सुनेगा। क्या होगा दोस्तों, आपकी बात को ध्यान केंद्रित करके सुनेगा और आपकी समस्या को जड़ से जानने का प्रयास करेगा, ठीक है। जड़ से जानने के प्रयास करने के बाद उसका एक व्यवहारिक समाधान खोजने की कोशिश करेगा, और उस समाधान को खोजने के बाद आपको इस प्रकार से बताएगा, निर्देश देगा, उसका हल बताएगा कि आप उसका दैनिक जीवन में दोस्तों आराम से प्रयोग करके उस समस्या से या आप उससे बाहर आ सकते हैं। तो यही हमारा होता है प्रोसीजर। कब क्या जाएंगे कि आप किसी व्यक्ति के पास गए परामर्श लेने, तो सबसे पहले उसने आपकी बात को ध्यान से सुना, ठीक, आपकी समस्या को ध्यान से सुना, ध्यान से सुनने के बाद उसका एक विश्लेषण किया और समस्या को देखा कि उसके अंदर क्या लक्षण है, ठीक, उसके अंदर कैसी समस्या, सामान्य समस्या है या कोई गंभीर समस्या है। और वह अपने अनुभव, जैसे भाई अब ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला रहेगा तभी आपको परामर्श देगा, तो वो अपने अनुभव के आधार पर आपको परामर्श देगा कि आप इस कार्य को ऐसे करें, तो उसका आपको व्यवहारिक एक समस्या का समाधान बताएगा और जिसका प्रयोग करके आप जो है उस समस्या से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा ये बताइए, अब विशेषता क्या होती है, क्या निदानात्मक परामर्श की विशेषता क्या होती है, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। अब देखिए क्या होती है, पहला देखिए, परामर्श द्वारा अपने संपूर्ण ज्ञान का अनुभव प्रतिफल परामर्श लेने वाले को तुरंत ही प्रदान किया जाता है। इससे उसे अपनी समस्याओं के हल तथा व्यवहार को सुधारने में बहुत मदद मिलती है। मतलब कि जैसे मेरे पास कोई समस्या आप लेकर आए, अब हम उसका समाधान कैसे बताएंगे, भाई जितना हमारे पास ज्ञान रहेगा हम पूरा ज्ञान आपके ऊपर उलट देंगे या समझा देंगे, और उस ज्ञान का प्रयोग करके किसी समस्या से या आपके अंदर जो व्यवहार में परिवर्तन है, आपको जो समस्याएं आ रही हैं उसे बाहर आ जाएंगे।
यही हमारा हो जाएगा विशेषता और सीमा। समझ में आएगा दोस्तों, क्लियर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, हमारा दूसरा पॉइंट क्या होता है कि परामर्शदाता, इसको आप कहीं भी चिपका देंगे कि परामर्शदाता कैसा होना चाहिए भैया, उसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अनुभव होना चाहिए और वह किसी भी समस्या को आसानी से हल करने की क्षमता उसके अंदर हो। देखिए उसका क्या होना चाहिए कि परामर्श व्यक्ति की योग्यता के अनुसार ही देना चाहिए। हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात दोस्तों क्या इम्पोर्टेंट है कि कोई व्यक्ति है, वो जैसे मान लीजिए आप हैं या हम हैं, हम किसी व्यक्ति से हमने कक्षा 8 पास कर लिया, हम स्कूल की बात ही कर रहे हैं, ठीक है, 8 पास कर लिए, हमको 9 में एडमिशन लेना है, तो किसी व्यक्ति के पास गए या चच्चा के पास गए परामर्श लेने, तो चच्चा ने हमको एडवाइस 9 की नहीं दिया, हमको बताए हमको बीए कैसे करना चाहिए। भाई हमको ज़रूरत कक्षा 9 में पढ़ने की है, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, लेकिन तुम हमको बीए के बारे में काहे बता रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। तो परामर्श उसकी योग्यता के अनुसार ही दिया जाना चाहिए। अगर योग्यता के अनुसार नहीं मिलेगा तो क्या हो जाए, सर के ऊपर से, मतलब कि समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। तो ये आपके 3 पॉइंट हैं, विशेषताएं और उसकी क्या होना चाहिए, उसकी सीमाएं, ठीक है, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस आपके 3 हैं, ध्यान दीजिएगा उसको। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड आपका हेडिंग आता है अनिर्देशात्मक परिवर्तन। क्या है दोस्तों, अनिर्देशात्मक परिवर्तन। अब देखिए इसमें क्या हम लोग है देखते हैं, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। इसमें क्या होता है कि पहले वाले में क्या होता था कि आपने डायरेक्ट बोला भाई साहब इस समस्या का समाधान ऐसे करिए हो जाएगा, या आपने समस्या का समाधान बता ही दिया पूरा तरीके से। लेकिन इस वाले टेक्निक में, अनिर्देशात्मक परामर्श में, आप किसी व्यक्ति को समस्या से बाहर आने के लिए उसका कुछ हिंट, कुछ तकनीकी बताएंगे, और तकनीकी बताएंगे और वो व्यक्ति उसको अप्लाई करके समस्या से बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसको क्या करेंगे, सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर बनाएंगे। ठीक है, जिससे वो व्यक्ति जब आत्मनिर्भर बन जाएगा तो अपना किसी राय या अपना कोई डिसीजन, सेल्फ डिसीजन ले सकता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो हमारा अनिर्देशात्मक परामर्श में होता है दोस्तों कि हम किसी व्यक्ति के अंदर वो परिस्थितियां, वो तकनीक निर्माण करें कि जिससे व्यक्ति अपना स्वयं से कोई चुनाव करने में और समस्याओं का समाधान करने में अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड हो जाए। दोस्तों ये सभी गुण हम उस व्यक्ति के अंदर विकसित करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखो, आगे देखियो, अब हमारा पहला हमारा क्या था, परामर्श, निर्देशात्मक परामर्श। ठीक, वो हमारा क्या था, वो हमारा था कि परामर्शदाता प्रवेश। लेकिन ये हमारा है अनिर्देशात्मक परामर्श, ये परामर्शग्राही प्रवेश है। क्या दोस्तों, ये परामर्शग्राही, मतलब जैसे कि हमको समस्या, हमारे ऊपर समस्या है तो हमारा परामर्शदाता क्या करेगा, हमको समस्या का समाधान बताएगा कैसे होता है, और समस्या हम अपने से उसको सॉल्व करेंगे। आगे देख लेते हैं, इसकी भी मूलभूत समस्याएं, विशेषताएं, कार्य प्रणाली का संक्षिप्त निम्न प्रकार के से उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है देख लो भैया, आगे हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए मूलभूत धारणाएं, पहले भी हम पढ़े थे ना, पहले वाले में भी पढ़े थे मूलभूत धारणाएं, इसमें भी मूलभूत धारणाएं, और जो उसमें था वही इसमें होगा। क्या होगा कि भाई परामर्श के अंदर क्या मूलभूत धारणाएं होना चाहिए, भाई वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसके अंदर विशेष प्रकार की योग्यता होनी चाहिए, शक्तियाँ होनी चाहिए, वो किसी कार्य को करने में आसानी से कर देना चाहिए, ये सभी उसके अंदर क्या होना चाहिए, अच्छाई होना चाहिए। तो एक बार इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि परामर्श तभी अच्छी तरह से सफल हो सकता है जबकि वह परामर्श लेने वाले की आवश्यकताओं, रुचियों, शक्तियों, योग्यताओं को ध्यान में रखकर नियोजित कार्यान्वित किया गया हो। मतलब कि कोई व्यक्ति है, उसको परामर्श लेना है तो पहले देखेंगे उसको किस लेवल का परामर्श लेना है, उसके अनुसार जब हम उसका
उसको परामर्श देंगे तब वो दोस्तों समझ जाएगा। मतलब उसके रुचि के अनुसार, उसके शक्ति के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार हम परामर्श देंगे तो वो समझ जाएगा दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। आगे देख लीजिए दूसरा हमारा पॉइंट क्या है कि परामर्श लेने और देने वाले व्यक्तियों के बीच में सक्रिय अंतःक्रिया होना आवश्यक है। अंतःक्रिया मतलब होता है आपसी संबंध अच्छे से होना आवश्यक है। अरे परामर्श लेने जाएंगे ना तो आप लोग ब्रेकअप का परामर्श लेने कहाँ जाते हैं? दोस्तों के पास जाते हैं। तो भैया इसका भी एक परामर्श होता है, ठीक है। तो जब तक आपका दोस्त आपको अच्छे से नहीं जानेगा तो इसमें अंतःक्रिया मतलब एक दूसरे को आपस में अच्छे से जानना चाहिए। अगर क्या आप किसी अजनबी से जाकर कह देंगे किसके बारे में, हाँ हमारा ऐसा मैटर हो गया, नहीं कहेंगे। तो अंतःक्रिया होना मतलब एक दूसरे को समझना चाहिए, ठीक है। तो समझेंगे तभी जाकर के वहाँ पर परामर्श मिल पाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति में अच्छाइयों तथा शक्तियों का खजाना छुपा होता है। भाई साहब ये बात तो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है कि हर एक व्यक्ति के अंदर भाई कुछ ना कुछ खास होता है और कोई ना कोई शक्ति अलग होती है। जैसे हमारे अंदर कुछ शक्ति होगी, आपके अंदर भी होगी भाई साहब। आप भी देखिए आपके अंदर भी कोई ना कोई शक्ति होगी, बिल्कुल होगी। बस आपको क्या करना है, उसको जलाना है, उसको में आग लगानी है, उस शक्ति को जगाना है। और जगा दिए दोस्तों तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो फिर जो है फिर तो आपका काम बन गया। तो दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति के अंदर क्या होता है, अच्छाइयों और शक्तियों का एक खजाना छुपा होता है। और एक परामर्शदाता क्या होता है कि उस शक्तियों को क्या करता है, जगाता है। क्या करता है, जगाता है, जिससे वो व्यक्ति अपने जीवन में और आगे बढ़ पाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे देखते हैं कार्य प्रणाली। तो कार्य प्रणाली देख लिया जाए भैया तो क्या है कि परामर्शदाता व परामर्श लेने वाले व्यक्ति के बीच अच्छे व मधुर संबंध होने चाहिए। अरे बता तो चुके हैं। अरे अच्छे भैया आप अपना बात किसी सीक्रेट मान लो किससे कहेंगे, अपना बात किसी का ना होगा, किसी अजनबी से थोड़ी नहीं पूछ लेंगे भाई साहब हमारा ये मैटर गड़बड़ हो गया है, हमारा पारिवारिक संबंध अच्छा नहीं बीत रहा, हमको कुछ सलाह दीजिए। नहीं, सलाह आप उस व्यक्ति से लेंगे जिसके ऊपर आपको भरोसा होगा कि हाँ इसको अगर हम कुछ बात बता भी देंगे तो हमारा बात बाहरी लीक नहीं करेगा दोस्तों। चलिए विशेषताएं और सीमाएं के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आपको विशेषताएं और सीमाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो अब देखा जाए अगर इसकी विशेषताएं और सीमाओं के बारे में दोस्तों, तो इसके में क्या होता है कि परामर्श लेने वाला और परामर्श देने वाला, ठीक है, दोनों के बीच में दोस्तों एक सक्रिय भूमिका होती है। और इसमें ज़्यादातर सक्रिय भूमिका किसकी होती है, जो परामर्श लेता है। ये दोस्तों क्या था कि परामर्शग्राही था और पहला वाला हमारा जो था वो परामर्शदाता था। तो इसमें जो परामर्श लेता है दोस्तों उसकी ज़्यादा सक्रिय भूमिका होती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, वही आप इसकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे तो हमारा आत्मनिर्भर बन जाता है व्यक्ति, ठीक है, और अपने सेल्फ डिपेंड हो जाता है और अपने से किसी विचार को अपने से अपना रास्ता खुद बना लेता है। तो ये सभी हमारी विशेषताएं आती हैं दोस्तों इसके अंदर। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। आगे देख लीजिए हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा समन्वित परामर्श। इसको हम लोग समझते हैं। समन्वित परामर्श मतलब क्या होता है, देख लीजिए ये तो बड़ा मज़ेदार है, बहुत मज़ा आएगा आपको समझने में। कि किसी भी एक दृष्टिकोण, मत या दार्शनिक धारणा से बध कर ना रहा जाए, बल्कि जो बात अच्छी लगे उसे ग्रहण करते हुए एक ऐसा समन्वयकारी रास्ता या उपागम काम में लाया जाए जिससे परामर्श क्रिया में अधिक से अधिक अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। मतलब कि कोई व्यक्ति कोई बात बोला, इतनी बड़ी बात, इसमें से हमको ये बात अच्छी लग गई, इसको हम यहाँ से चिपका लिए, ले लिए अपने पास। तो हमको सब कुछ नहीं लेना है, दार्शनिकों की कुछ बात जो हमारे लिए उपयोगी है उसको हम ले लें, उसको हम क्या करें, ले लें और उसमें कुछ चेंजमेंट करके या उसी को बेस मान करके हम उसके साथ अपना प्रयोग करें, ठीक है। जिससे क्या होगा, जैसे अच्छी बातों को, किसी दार्शनिक की अच्छी बातों का आपने प्रयोग किया, ठीक है, अच्छी आदतों का प्रयोग किया तो आप भी क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो अब अच्छे हो जाएंगे तो आप कोई कार्य करेंगे तो आपका परिणाम भी अच्छा आएगा, परिणाम अच्छा आएगा। तो इसी प्रकार के परामर्श को हम दोस्तों क्या कहते हैं, समन्वित परामर्श कहते हैं। समन्वित मतलब होता है कि अपने हिसाब से नाप तोल कर परामर्श लेना,
ठीक है। ना ज़्यादा बायस्ड होना, ना ज़्यादा अनबायस्ड होना, मतलब कि ना एकदम पूरा घुस ही जाना कि नहीं हमको ये चीज़ करना है, ना एकदम एकदम आइडल बनना कि हमको नहीं यही चीज़ करना। मतलब कि आपको एक बैलेंस बनाकर चलना है कि परामर्श में जो अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, उनका एक बैलेंस बनाकर चलना ही हमारा दोस्तों क्या होता है, समन्वित परामर्श होता है। इसको आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। हम इसको समझा दे रहे हैं क्योंकि दोस्तों क्लास लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा सा अगर एक बार आप लोग निगाह दौड़ा लेंगे तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। और एक बात और भूल गए होंगे हो सकता है आप लोग, तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नाम आपको यही रहेगा, आपका चैनल का नाम स्टडी टेक्निक 95। यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और दूसरी बात है कि मन करे तो भैया ये भी कर दीजिएगा कि हमारे YouTube चैनल स्टडी टेक्निक 95 को आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आ रही होगी, क्योंकि दोस्तों ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया जा रहा है, आपकी सफलता के लिए किया जा रहा है, आपका फ्यूचर बेटर हो दोस्तों, इसीलिए किया जा रहा है। तो अगर आपके दिल में कुछ प्यार हो हमारे लिए तो थोड़ा सा आप लोग सहयोग करिएगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग और संस्थाएं। परामर्श समझ गए, परामर्श कितने प्रकार के होते हैं आपने समझ गया। अब देखिए परामर्श में कुछ सहयोग देने वाले, क्योंकि हम परामर्श पढ़ रहे हैं और हमारा विषय क्या है, समावेशी शिक्षा। और जो लोग दोस्तों पहले से क्लास ले रहे हैं उनको ये पता होगा कि समावेशी शिक्षा में हम पढ़ते हैं विशिष्ट बालकों को, तो यहाँ पर हम बालक को ही केंद्र मानकर परामर्श देंगे। हम परामर्श देंगे बालक को ही। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, दृष्टिबाधित बालक है या अस्थिबाधित बालक है या वाणीबाधित बालक है, उन सभी बालकों को परामर्श कैसे दिया जाता है, या एक शिक्षक परामर्श कैसे देगा, ठीक, एक व्यक्ति परामर्श कैसे देगा। और वो परामर्श देने के लिए विभिन्न प्रकार के हमारा क्या बनाया जाए, संस्थाएं बनाई जाएंगी। और उन संस्थाओं से एक एक व्यक्ति को क्या दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। और वो व्यक्ति जाएगा कहाँ पर परामर्श देगा, विद्यालय में परामर्श देगा। तो देखिए परामर्श में सहयोग देने वाले कुछ संस्थाएं हैं, मतलब कुछ संस्थाएं हैं जो परामर्श को देने में, परामर्श देने में आगे आई हैं। तो कौन कौन सी संस्थाएं हैं? पहला देखिए आपका है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज। तो पहला हमारा मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज है। दूसरा आपका है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर, मतलब पहला हमारा एक यूपी स्टेट स्तर पर हो जाए कौन, मनोविज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश। और दूसरा आपका हो जाएगा मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर। तीसरा हमारा हो जाएगा जिला चिकित्सालय। और चौथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डाइट, जिसको डाइट कहते हैं दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। डाइट में प्रशिक्षित डाइट सेंटर, ठीक, डाइट में भी आपका ट्रेनिंग होता है ना कुछ आपको परामर्श दिया जाता है। अब जब मास्टर बन जाएंगे ना तो आएंगे डाइट में आप लोग ट्रेनिंग करने। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा है पर्यवेक्षक एवं निरीक्षक तंत्र। आगे देख लीजिए कि दो और आपके बचे हैं कि समुदाय एवं विद्यालय सहयोगी समितियां और सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो इतनी समितियां या इतने विभाग हैं दोस्तों जो हमारे परामर्श को सहयोग देने में या परामर्श को आगे बढ़ाने में काम आते हैं दोस्तों। कौन कौन सा, एक बार दोबारा हम लोग पढ़ेंगे। पहला हमारा हो जाएगा मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, दूसरा मंडलीय मनोवैज्ञानिक केंद्र, और तीसरा हमारा हो जाएगा जिला चिकित्सालय। चौथा हमारा हो जाए क्या, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट सेंटर। और चौथा हमारा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र। इसके बाद दो और बचे हैं, हमारा हो जाएगा एक समुदाय एवं विद्यालय सहयोगी समितियां, और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा सरकारी एंड और गैर सरकारी संगठन, अर्थात गवर्नमेंटल एंड और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया। अब देख लेते हैं थोड़ा सा आगे कि परामर्श देने हेतु राज्य सरकार एक विशिष्ट व्यक्ति को नियुक्त, राज्य सरकार के द्वारा एक विशिष्ट व्यक्ति की नियुक्त किया जाता है जिसका काम क्या होता है, परामर्श देना। ध्यान दीजिएगा कि परामर्श देने के लिए किसकी, कौन नियुक्त करता है, राज्य सरकार एक विशिष्ट व्यक्ति को नियुक्त करता है, उसका काम ही होता है परामर्श, वो आपको परामर्श देगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। निर्देशन कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु उपरोक्त परामर्श केंद्रों की सहायता ली जाती है।
आप लोग पढ़ चुके होंगे कि परामर्श देने के लिए कितने केंद्र बनाए गए हैं, कई बनाए गए हैं, आपने पढ़ा इसके जस्ट पहले। तो परामर्श को सफल बनाने के लिए या निर्देशन को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये सभी जो परामर्श केंद्र है उनकी सहायता लिया जाता है। और अब हमारा आया जो हम आपको बताए थे कि ये आप देखिए यहाँ से पढ़िएगा कि ये समस्यात्मक बालकों के लिए आयोजित किए गए हैं जिसमें समस्यात्मक बालक अपनी समस्याओं का नियोजन करता है। अभी हम आपको बताए हैं कि हम लोग समावेशी शिक्षा पढ़ रहे हैं और समावेशी शिक्षा में ज़्यादातर हम फोकस करके इस पर चलेंगे कि हमारा समस्यात्मक बालक है और समस्यात्मक बालक को हम परामर्श कैसे दे सकते हैं जिससे वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके या अपने जीवन में आत्मनिर्भर हो सके। दोस्तों समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि विद्यालय एवं परामर्शदाता। अब देखिए एक परामर्शदाता मतलब एक काउंसलर और विद्यालय दोनों में क्या संबंध होता है। क्यों भैया एक विद्यालय और परामर्शदाता में क्या संबंध होता है कि विद्यालय और परामर्शदाता एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं उसके बारे में हम समझते हैं। तो परामर्शदाता की भूमिका, विद्यालय में परामर्शदाता की क्या क्या भूमिका होती है उसको देखते हैं। देखिए विद्यालय में परामर्शदाता की अगर भूमिका देखें मतलब कि जैसे ये बताइए आपको एजुकेशन मतलब शिक्षा से संबंधित किसी से कोई राय लेनी है तो जब आपके यहाँ परामर्शदाता रहेगा तो आप अच्छे से समझ ले जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने शैक्षिक गतिविधियों को मतलब आप शैक्षिक स्तर को किस प्रकार से अच्छा बना सकते हैं उसके लिए परामर्श होना जरूरी है। तो यहाँ देखें कि परामर्श विद्यालय की परामर्श सेवाओं का तो केंद्र बिंदु होता है। बिल्कुल भाई, परामर्श देता है किसको, बच्चों को परामर्श देगा, किससे रिलेटेड, शैक्षिक संबंधित या अन्य सभी से संबंधित, लेकिन दोस्तों ज्यादातर क्या, शैक्षिक संबंधित। ठीक है, आगे देखिए साथ ही वह उसमें जुड़ी हुई मार्गदर्शन गतिविधियों का सूत्रधार और आयोजक होता है। क्या होता है दोस्तों, उनके अंदर उनमें उनका मार्गदर्शन देता है, उनको उनकी गतिविधि को देखता है और वो सभी क्रियाओं को देख करके उनको उनके अंदर मतलब एक परिवर्तन लाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा परामर्शदाता की भूमिका एक क्या होती है विद्यालय में। आगे देखिए विद्यालय में क्या होता है, एक परामर्शदाता आ गया तो भैया हमारा स्टूडेंट की क्या अपेक्षा होती है उस परामर्शदाता का कि उसके अंदर क्या परिवर्तन वो परामर्शदाता जो काउंसलर आया ले आएगा। जैसे आपके स्कूल में कोई एक ऐसा टीचर आया जो बच्चों को परामर्श देता है तो कैसा परामर्श देगा। ठीक है, बच्चे क्या सोचते हैं उनके बारे में, बच्चे के बारे में क्या होना चाहिए कि वो ऐसा उनको राय दे, ऐसा उनको सलाह दे जिसके उनकी योग्यता, उनकी रुचि, उनके दृष्टिकोण तथा इच्छाएं और अभिलाषाओं की समझ बने, उनके रुचि विकसित हो, जिससे पढ़ाई से संबंधित योग्यताएं विकसित हों, इच्छाएं विकसित हों, अभिलाषाओं का जन्म हो। दोस्तों क्या यही हमारे एक बच्चे की अपेक्षा होती है। आगे नेक्स्ट देखिए क्या होगा, समस्याओं को समझकर मुक्ति दिलाना। बच्चे की समस्या, भाई कोई बच्चा है, वो बालक है, समस्या में ग्रसित है तो क्या होगा, परामर्शदाता को समस्या बताएगा और उस समस्या से मुक्ति दिलाना किसका काम है, परामर्शदाता का काम है। आगे देखिए कि विभिन्न उपायों द्वारा विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाना। भाई परामर्शदाता का काम क्या है, गाइडेंस करना, आगे बढ़ाना, लेकिन मुख्य काम देखा जाएगा कि आप विद्यालय में क्यों जाता है कोई बच्चा, क्यों जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा शैक्षिक उपलब्धि पा सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चा क्या करे, सीख सके। दोस्तों तो आपका तीसरा भी ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा दोस्तों, तीसरा वाला पॉइंट। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि उसके व्यवहार में कमियों को सुधारना। उसके व्यवहार में कुछ कमी आ रहा हो, कुछ त्रुटियां कर रहा हो, उसका व्यवहार सही नहीं हो रहा हो तो उसमें कुछ उसको सलाह देना, उसको राय देना, उसके हिसाब से उसको परिवर्तन कर देना। मान लीजिए जैसे झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा हो तो उसको कुछ ना कुछ एडवाइस दे करके समझाना कि हाँ देखो ये सही नहीं है, आपके अनुसार से ये गलत है, आपको सही लग रहा है लेकिन गलत है, ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। दूसरा भैया, माता पिता से अगर बच्चे का खटपट हो रहा है, नहीं बैठ रहा है, पटरी नहीं खा रही है तो पटरी बैठवा देना। क्या करना दोस्तों, पटरी बैठा देना। ठीक, पटरी का मतलब होता है मेल कराना। मतलब माता पिता देखते हैं ना अलग अलग रहते हैं बच्चे, भाई एकदम नाक चढ़ाए जाते हैं पूरा, मम्मी पापा से बोलना नहीं है,
और नेक्स्ट हमारा क्या है, कैरियर के बारे में जानकारी देना, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अगर विद्यालय में परामर्शदाता आपके विद्यालय में आता है तो ज़्यादातर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि कैरियर के बारे में जानकारी जरूर दें कि आप क्लास 6 में पढ़ रहे हो, कक्षा 7 में पढ़ रहे हो, कक्षा 8 में पढ़ रहे हो, आपको कैरियर में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में पूरा फुल जानकारी बताए दोस्तों। तो आप अच्छे से वहाँ से, मतलब ये हमारा क्या होता है, एक्सपेक्टेशन होता है एक विद्यार्थी की, ठीक है, कि हमारा स्टूडेंट एक इस प्रकार से सोचता है। दोस्तों अगर देखा जाए ना तो बहुत ढेर सारे होते हैं, क्या होना चाहिए, अगर देखा जाए तो और भी कहा मतलब और भी ढेर सारे होते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या होना चाहिए, जैसे मान लो एक बच्चा है, उसके व्यवहार में कुछ कमी आ रही हो तो मतलब परामर्शदाता उसको समझाएगा, देखो ये तुम गलती कर रहे हो, इसको सुधार सकते हो, ठीक है। आगे देखिए कि परामर्श मतलब जैसे परामर्शदाता को वो सभी बातें बतानी चाहिए जो शैक्षणिक गतिविधियों में तो आते ही हैं, साथ ही वह व्यवहारिक जीवन में भी संबंधित है, मतलब जैसे कि उनके दैनिक लाइफ में कुछ चीज़ें हैं उनको नहीं पता रहता है कैसे रहना है, तो ये सभी चीज़ों का भी उनको सही से जो है क्या एडवाइस देना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये तो हमारा हो गया क्या, छात्र क्या सोचता है, भैया एक परामर्शदाता है हमको क्या क्या समझा कर जाए और क्या हमारे अंदर परिवर्तन आ जाए। अब यही एक मास्टर, मतलब आप मास्टर हो गए और आपके यहाँ कोई परामर्शदाता आया, आप सोचेंगे कि इन बच्चों के दिमाग में कुछ ऐसा कब सेट करके चला जाए कि जैसे हम पढ़ाना चाहते हैं वैसे ही ससुरे पढ़ लें सब, मतलब जैसे हम पढ़ाना चाहते हैं ये सभी बच्चे वैसे पढ़ें, ठीक, जैसे पढ़ना चाहते हैं वैसे पढ़ लें। तो विद्यार्थियों के व्यवहार में जैसा वे चाहते हैं उसी के अनुरूप परिवर्तन लाने में वे उनकी मदद करें, ठीक है। बताएं नहीं कि जैसे हम पढ़ाना चाहते हैं वैसे वो क्या पढ़ें, कौन, बच्चे, ठीक है। तो आगे देख लीजिए, देखा क्या है कि जो विद्यार्थी समस्यात्मक हैं, अनुशासनहीन हैं, उनसे निपटने में उनकी सहायता करें। अब कुछ बच्चे जानते हैं समस्यात्मक बालक होते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा हो ना तो पिछला वीडियो देखिए, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। समस्यात्मक बालक के बारे में अगर हम बताएं अभी 1 घंटा लग जाएगा इसके बारे में बताना, बहुत लंबा टॉपिक है दोस्तों, इसको हम 60 में ही कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों तो जो विद्यार्थी समस्यात्मक है, अनुशासन का पालन नहीं करता है, उन सभी का मतलब उन सभी को कुछ राय सलाह दे करके उन बच्चों को अनुशासन में लाएं, समस्यात्मक बालक से दूर करें। तो ये सभी हमारा कार्य किसका होना चाहिए, एक परामर्शदाता का, ठीक। आगे देखिए कि उनकी पढ़ाई हुई बातों को बालक जल्दी से समझ जाए और पढ़ाई में मन ना लगे, जो कि आपका होता है, पढ़ाई में मन लगता नहीं है, पढ़ाई में मन ना लगे तथा अन्य शैक्षणिक कार्यों में भली भांति लगा रहे, इन्हें इसके कुछ उपाय बताए जाना चाहिए। मतलब जैसे बच्चा पढ़ नहीं रहा है, मान लीजिए आप ही पढ़ा रहे हैं, बच्चा नहीं पढ़ रहा तो आप परेशान हो जाएंगे कि भैया कैसे पढ़ाएं ये पढ़ने लगे, तो आपके यहाँ परामर्शदाता आएंगे, बोलेंगे हाँ सर ये बताइए कि हम ये बच्चे को कैसे पढ़ाएं, इनको समझ में आए, ठीक है, और कैसे अच्छे से सीख जाएं, कैसे इनके अंदर जो है पढ़ने का रुचि उत्पन्न हो, ये सभी आप उनसे पूछेंगे। तो ये सभी आप किससे एक्सपेक्ट करेंगे, एक परामर्शदाता मतलब काउंसलर से एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको कोई ऐसा एडवाइस दे। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि परामर्शदाता को उन्हें अपने कार्य करने हेतु उचित सुविधाएं परिस्थितियां जुटाने में भी मदद करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए परामर्शदाता आपके यहाँ आया तो कुछ बच्चे हैं आपके विद्यालय में, वो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, श्रवणबाधित बच्चे हैं, तो आपको मान लीजिए नॉलेज ही नहीं है कि उनको कैसे पढ़ाते हैं, तो वो आपको बताएगा कि इनको ब्रेल लिपि से समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, इनको और किसी माध्यम से श्रव्य सामग्री से समझाएंगे, समझ में आएगा। तो ये सभी का क्या करें कि उनका सुविधाएं जुटाएं और उन परिस्थितियों को जुटाने में भी क्या करना चाहिए, उसको मदद करना चाहिए, किसका, परामर्शदाता को, शिक्षक की मदद करनी चाहिए। अब भाई एक हमारा अभिभावक का सोचता है कि अगर एक परामर्शदाता आए उसके बच्चे में कौन सी जड़ी बूटी फूंक दे कि वो बच्चा सुधर जाए। और भाई बच्चा का सुधरने का क्या कारण होता है कि पहला होता है कि उसका क्या होता है, बच्चा बिगड़ जाता है, गलत संगतियों में पड़ जाता है। जैसा कि बहुत से लोग दोस्तों पढ़ चुके होंगे या पढ़े होंगे कभी न कभी दोस्तों, ऐसी समस्या से ग्रसित हुए होंगे कि बालकों की गलत आदतों को छुड़ाने तथा व्यवहार को सुधारने में वह सभी संभव उपाय करे। भैया अगर गलत संगत में पड़ गया है तो चाहे जैसे उसको बाहर लाए, भैया कैसे आए, जैसे किसका काम है, ये अभिभावक मतलब आपके माता, जैसे मान लीजिए हमारे माता पिता हैं
तो ये सोचेंगे ना कि हमारा बच्चा रहे जो अच्छे से पढ़े लिखे, अच्छे से समझे। लेकिन मान लो हम गलत संगति में पड़ गए तो परामर्शदाता से यही एक्सपेक्ट करेंगे कि ये व्यक्ति हमारे बच्चों को समझा करके क्या हो सकता है, इन गलत परिस्थितियों से, इन गलत आदतों से बाहर ला सकता है दोस्तों। तो ये अपेक्षा हो सकती है। दूसरी अपेक्षा क्या हो सकती है कि वो बच्चे को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, बच्चा कुछ और कह रहा है, बच्चे के विचारों और भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको इस प्रकार से ट्रेनिंग दें, उनको इस प्रकार समझाएं कि बच्चा क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, उसको किस प्रकार की छूट चाहिए, किस प्रकार की उसको व्यवस्था चाहिए, किस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम चाहिए। आगे देखिए, वह है ऐसे उपाय करे जिससे बालक उनके कहने में चले। भाई देखो, सब देखते हैं, आप लोग कहते कि यहाँ है कि हमारा लड़का हमारा नहीं सुनता है, ठीक, तो भैया सभी लोग सोचते हैं, सभी गार्जियन सोचते हैं कि उनका लड़का ही उनका सुने, लेकिन लड़के कभी कभी अपनी वाली करते हैं। लेकिन अपनी वाली करनी चाहिए दोस्तों, लेकिन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बैलेंस बनाकर चलेंगे तो आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा, आपके माता पिता के लिए भी बेनिफिट रहेगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, वह है उनकी अपने बालकों के साथ ठीक पटरी पर बिठाने में मदद करें। भाई ये तो बता चुके हैं ना कि भाई दोनों से संबंध रहे, माता पिता से बच्चों का अच्छा संबंध कैसे बने, इसके बारे में अभिभावक क्या किससे जानना चाहते हैं दोस्तों, परामर्शदाता से जानना चाहते हैं। और देखिए अगर बालक पढ़ाई में कमज़ोर है, बुद्धू है, तो भैया पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। अगर कमज़ोर है और मन नहीं लगता तो उनको कोई उपाय बताओ कि कैसे उनका बच्चा पढ़ने में तेज होगा, कैसे मन लगेगा और कैसे वो आगे अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। ये किसकी अपेक्षाएं हो जाएंगी, एक अभिभावक की अपेक्षाएं, आपके माता पिता की अपेक्षाएं। अगर परामर्शदाता आएगा तो ये पूछने आएंगे भैया कुछ बताइए, हमारा लड़का कैसे सुधरे। ठीक है, आगे देखिए कि विद्यालय में अनुशासन को सुधारने, अध्यापकों तथा प्रधानाध्यापकों से तालमेल बैठाने में सहायता करना। ठीक, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं हमारा समाज में परामर्शदाता की क्या अपेक्षाएं होती हैं। अब समाज में काउंसलर की मतलब ये बताइए, जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग जैसे क्या मैं भी पहले था, अभी भी कुछ ना कुछ हूँ, कि समाज से कोई मतलब नहीं रहता है, अपने मस्त रहो, ठीक है, जाते रहो, क्या मतलब है। तो ऐसे भी व्यक्तियों को क्या करते हैं, काउंसलर जो आते हैं, परामर्शदाता आते हैं, तो उनको समझाते हैं कि देखिए आप जब समाज में जाएंगे तो आपसे समाज बनेगा, आपके विचार वहाँ पर रखे जाएंगे और विचारों के माध्यम से आप जो है राष्ट्रीय कार्य में जो है आप आगे बढ़ सकते हैं, या समुदाय तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम से विद्यार्थियों को भली बात परिचित करा सकते हैं। ठीक है, कि समुदाय क्या होता है। आगे देखिए बच्चों का व्यक्तिगत विकास हो जाएगा, सामाजिक विकास हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, अगर आप समाज में रहेंगे तो क्या आगे चलकर अच्छे नागरिक बन जाएंगे, राष्ट्र के लिए सहयोग देंगे। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे कि क्या जब आपका सामाजिक विकास हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि समुदाय तथा राष्ट्रीय आर्थिक साधनों के परिप्रेक्ष्य में वह विद्यार्थियों को उचित व्यावसायिक परामर्श देने में सहायता करेगा। ठीक, अब देख लेते हैं हमारा परामर्श देने वाले सहयोग संस्थाएं कौन कौन से होती हैं। पढ़े हैं अभी 7-8 पढ़े हैं ना ऊपर ढेर सारा, तो वही हम अब यहाँ से पढ़ेंगे दोस्तों, समझेंगे कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं और कौन कौन से हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर परामर्श दिया जाता है, बच्चों को परामर्श देने की ट्रेनिंग दिया जाता है। तो पहला हमारा आ जाए कौन सा, मनोविज्ञान प्रयोगशाला या मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश। भाई है कहाँ, अब भी हम बताए हैं कहाँ है, अरे इलाहाबाद में है, और इलाहाबाद का नाम बदल गया, हो गया प्रयागराज। तो हो सकता है आपके ऑप्शन में बुक में आ जाएगा, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरी बात, ये टेट में भी कई बार पूछा गया दोस्तों, टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ से कई बार इसको पूछा गया है। ठीक है, तो जैसे मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है, ये इलाहाबाद में है। तो अब देखिए कि मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के तत्वाधान में इलाहाबाद में 1947 ईस्वी में किया गया था। कब दोस्तों किया गया था, किसके संस्तुति के आधार पर, आचार्य नरेंद्र देव संस्तुति के आधार पर, समिति के आधार पर, और उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के तत्वाधान में कब किया गया था, 1947 ईस्वी में किया गया था। किसका, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश का जो स्थापना था। ठीक,
याद रखिए, इसको एकदम रट लीजिएगा कि कब किया गया था, 1947 में। किसकी समिति थी? आचार्य नरेंद्र देव की समिति थी, और उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के तत्वाधान में। कहाँ पर दोस्तों? इलाहाबाद या प्रयागराज में किया गया था। आगे देखिए, इसका काम क्या होता है कि राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, SCRT जिसको कहते हैं दोस्तों, ठीक है। याद दोस्तों, SCRT मतलब राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की एक इकाई मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग, ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के रूप में कार्यरत। मतलब ये SCRT की एक छोटी सी इकाई मनोवैज्ञानिक निर्देशन इकाई के रूप में कार्यरत है दोस्तों, ठीक है, जिसको कहते हैं ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी कभी भी पूछता है BOI, तो BOI का मतलब हो जाएगा ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ है? प्रयागराज में। 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर आया था दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। मनोविज्ञान की स्थापना का उद्देश्य और मतलब क्यों इसको बनाया गया था, इसका एम देखते हैं। तो क्यों बनाया गया था? समावेशी शिक्षा पढ़ रहे हैं, क्या हो जाएगा? बच्चों को परामर्श देने के लिए, जिससे क्या हो? बच्चे आत्मनिर्भर हो सकें, बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं कि विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्ति निर्देशन व परामर्श देना। भाई, उनको शिक्षा से संबंधित कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो उनको शिक्षा से मतलब शिक्षा ग्रहण करने में उनको समस्या आ रही है, तो उसको परामर्श देना। व्यवसाय, उनको व्यवसाय करने में कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा कि हम कौन सा व्यवसाय हमारे लिए उपयुक्त रहेगा, उनको उस प्रकार का कोई सलाह देना। व्यक्ति कोई समस्या आ रहा है, व्यक्तिगत कोई समस्या आ रही है, उसको निर्देश देना। तो ये सभी हमारा क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान की स्थापना के उद्देश्य, मनोवैज्ञानिक शाला की स्थापना के उद्देश्य। आगे देखिए, दूसरा हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है शिक्षकों को मनोविज्ञान का परीक्षण देकर बच्चे को समझाने की क्षमता का विकास करना। दोस्तों, समझाने नहीं होगा दोस्तों, समझने की क्षमता का, दोनों दोस्तों सही हो जाएगा, समझने या समझाने। देखिए, आप लोग पहले सेमेस्टर में बाल विकास पढ़े होंगे, तो बाल विकास में आपको पढ़ते हैं गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। क्या है पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं भाई? इसलिए पढ़ते हैं कि आप जो है वहाँ से बच्चे के बारे में समझ जाएं कि बच्चा किस आय के स्तर के अनुसार किस प्रकार से सीखता है, और उसी प्रकार से आप बच्चे को क्या समझाएं, कोई भी प्रश्न, कोई भी चीज़ें बच्चों को कैसे जो है समझाएं। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है कि शिक्षापयोगी वैज्ञानिक प्रयोग व अनुसंधान करना। ठीक है, तो जो उनके शिक्षा के लिए उपयुक्त हो, ठीक है, अच्छा हो, कोई मनोवैज्ञानिक चीज़ हो, उसका क्या करना? रिसर्च करना। किसका काम है? मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद में स्थित है, उसका काम ये सभी होता है दोस्तों। आगे देखिए, नोट में कुछ देख लीजिए, आप नोट में निकाल के लिख लीजिए, 10 रुपये का नोट। ठीक, देखिए क्या है दोस्तों कि मनोविज्ञान शाला मंडल स्तर पर अपने प्रशिक्षण व अनुसंधान कार्य प्रयागराज में करती है। ठीक, कहाँ करती है? ये अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्य कहाँ पर करती है? प्रयागराज में करती है। ध्यान दीजिएगा। चलिए, मनोविज्ञान शाला के कार्य क्या क्या होते हैं देख लेते हैं दोस्तों। थोड़ा शार्ट में देखेंगे, थोड़ा हम लोग फास्ट कंप्लीट करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि वीडियो समझ में नहीं आ रही हो तो वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, और दोस्तों पॉज करने के बाद थोड़ा सा टहलिए घूमने के बाद दोस्तों पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। दोस्तों थोड़ा सा हम आपको मोटिवेशन देना चाहते हैं कि खोल दे पंख मेरे परिंदा कहता है अभी और उड़ान बाकी है। दोस्तों कि खोल दे पंख मेरे परिंदा कहता है अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मेरी मंजिल अभी पूरा आसमां बाकी है। दोस्तों क्या कि जमी नहीं है मेरी मंजिल अभी पूरा आसमां बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझना दा, लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझना दा। जितनी गहराई अंदर है उतना बाहर तूफान
बाकी है दोस्तों। तो आपके अंदर जितनी गहराई में आपका क्या है खामोशी है, उतना तूफान भी आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि देख रहे हैं पेपर का लेवल दोस्तों बढ़ रहा है और आपका क्या है कंपटीशन आपका बढ़ रहा है और कॉपी आपका हार्ड से हार्ड चेक हो रही है। तो आपको मोटिवेटेड रहना है दोस्तों, मेहनत से पढ़ना है, जिससे आप जो है परीक्षा में अच्छा से अच्छा मार्क स्कोर कर पाएँ। और दोस्तों पहली बात आपको ध्यान दीजिएगा, आप लोग बैक मत लगने दीजिएगा, साम दाम दंड में चाहे जैसे चाहे जितना आपको पढ़ना पड़ेगा, बैक मत लगाइएगा दोस्तों। आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, विनम्र रिक्वेस्ट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा क्या है कि मनोविज्ञान शाला के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो पहला हमारा क्या होता है निर्देशन। कैसा कैसा निर्देशन? शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, बाल निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन। इसके बारे में दोस्तों हम बताएंगे नहीं, आप लिख ले जाएंगे। अरे शिक्षा के बारे में निर्देश देना, शैक्षिक निर्देशन, कैसे शिक्षा ग्रहण करना, कैसे पढ़ना, उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा देना, उनको करके सीखने पर बल देना, ये सभी हमारा क्या हो जाएगा शैक्षिक निर्देशन हो जाएगा। तो ये आप लोग कर ले जाएंगे। आगे देखिए प्रशिक्षण। प्रशिक्षण देना आपका काम होता है। प्रशिक्षण मतलब क्या होता है कि निर्देशित सेवा के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक तैयार किए जाएंगे। निर्देशन के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक दोस्तों तैयार किए जाएंगे, ठीक है, तैयार किए जाएंगे कुछ मनोवैज्ञानिक, ठीक है, और उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और वो जो प्रशिक्षण दिया जाएगा वो उनकी इस जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, वो MA मनोविज्ञान। जैसे देखिए कि जैसे प्रशिक्षण दिया जाएगा मतलब कुछ परामर्शदाता को बनाया जाएगा। तो परामर्शदाता देने के लिए कौन से व्यक्ति आपके सिलेक्ट किए जाएंगे, चूज किए जाएंगे। तो अगर आप MA मनोविज्ञान से हैं या MEd या MA शिक्षा शास्त्र से हैं, तो आप क्या है कि परामर्शदाता बन सकते हैं या निर्देशन सेवाओं में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका होता है प्रशिक्षण। आप ये इस डिपार्टमेंट के हैं तो आपको क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसका? कि आपको परामर्श कैसे देना है और आप उसका परामर्श देना के तरीके सीख जाएंगे और बाद में चल करके आप परामर्श देंगे, ठीक है। आगे देखिए शोध कार्य। शोध कार्य कहाँ पर होता है आपका? मनोविज्ञान शाला में आपका शोध कार्य की होता है। कौन सा? भाटिया बैटरी परीक्षण, हरमन रोसा परीक्षण, छात्रों में बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व मापन उपकरणों का निर्माण करती है दोस्तों। ये भी काम करता है आपका है मनोविज्ञान शाला का। आगे देखिए परीक्षा व प्रश्न पत्र, मतलब इसका एक काम और भी होता है, परीक्षा कराना या क्वेश्चन पेपर तैयार करना। तो ये विभिन्न परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर भी तैयार करती है, ठीक है। और इसका नेक्स्ट वाला देखिए कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा होती है राज्य स्तर पर, उसका नोडल एजेंसी क्या माना जाता है? आपका ये मनोविज्ञान शाला माना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका क्या होता है? कार्यकर्ता और इसकी परीक्षा का आयोजन करता है दोस्तों। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है पूछा जा सकता है कि DPG का पूरा नाम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्या नाम है DPG का पूरा नाम? तो DPG का पूरा नाम हो जाएगा डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। क्या है? डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। क्या है? साइकोलॉजी, ठीक। तो याद है, इसको आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है विकल्प में आपसे पूछ लिया जाए। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं कि मंडलीय दोस्तों विज्ञान केंद्र। अब देखते हैं रीजनल हमारा साइकोलॉजी सेंटर। दोस्तों मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र होना चाहिए दोस्तों, 60 में लिख दिया गया है, ठीक है। समझ लीजिएगा कि क्या है मंडलीय, यहाँ मंडलीय हो जाएगा, यहाँ मनोविज्ञान हो जाएगा, यहाँ केंद्र हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग उसको समझ लीजिएगा, ठीक। आगे देखिए क्या है हमारा कि मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र में क्या है कि मनोवैज्ञानिक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश के 10 मंडलों के मंडलीय मनोवैज्ञानिक केंद्रों मेरठ, बरेली, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद, झांसी, मुरादाबाद तथा उत्तराखंड के 2 मंडलों, उत्तराखंड के राज्य के 2 मंडलों को खोल दिया। मतलब दोस्तों कि मंडलीय स्तर पर 10 मंडलों को खोला गया है, जिसमें से 2 मंडल आपके कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में है। समझ में आया? यहाँ तक क्या किया गया है कि मंडलीय मनोवैज्ञानिक केंद्र में कितने मंडल में? 10 मंडलों में खोला गया है आपका मंडलीय मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान केंद्र। आगे देखिए राज्य के जनपदों में के राजकीय इंटर कॉलेज में भी मनोवैज्ञानिक सेवाएं
प्रदान करते हैं। मतलब मनोवैज्ञानिक सेवाएं आपको लेना है तो आप अगर राजकीय इंटर कॉलेज में चले जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको मनोवैज्ञानिक सेवाएं मिल जाती हैं दोस्तों। ठीक है, समझा गया होगा। अब देखिए जिला चिकित्सालय, भाई चिकित्सालय का काम क्या होता है? चिकित्सा देना होता है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? ट्रीटमेंट। अब किसको ट्रीटमेंट? भाई जो बीमार होगा उसको ना मिलेगा ट्रीटमेंट। तो दोस्तों सरकार ने प्रत्येक जिले में एक जिला चिकित्सालय बनाया है, बिल्कुल बनाया है दोस्तों। ठीक है, क्या बनाया दोस्तों? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट पर क्लिक हो गया, थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए क्या है कि सरकार ने प्रत्येक जिले में जिला चिकित्सालय की स्थापना की है। ये चिकित्सालय समय समय पर छात्रों की विशिष्ट बीमारियों का इलाज करने कर उन्हें अच्छा जीवन व्यतीत करने का परामर्श देते हैं। मतलब कि जैसे कोई बच्चा है या पूरा स्कूल का बच्चों का चेकअप होता है कि बच्चों के अंतर्गत कोई भी किसी बीमारी का विकास तो नहीं हो रहा है, कोई खतरनाक डिजीज तो नहीं आ रही है, पूरा चेक करके उनका क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट किया जाता है। मान लो कोई बीमारी है तो उनका इलाज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, और उसके अनुसार उनको परामर्श दिया जाता है। आगे देखिए जिला चिकित्सालय में जिन रोगों का निदान संभव है वे कौन कौन से हैं? तो जिला चिकित्सालय में आप लोग समावेशी शिक्षा में पढ़े होंगे दोस्तों कि कौन कौन से आपकी समस्याएं होती हैं। देखिए पहला आपका होता है श्रवण दोष, वाक दोष, दृष्टि दोष, अष्टि दोष, अस्थि दोष, चर्म रोग और आनुवंशिक रोग इत्यादि। तो इन सभी रोगों का इलाज कहाँ पर होता है आपको दोस्तों? जिला चिकित्सालय पर होता है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो गया आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट। डाइट के बारे में जानते हैं आप लोग दोस्तों, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप इसको कर ले जाएंगे अपने से ही। फिर भी बता देते हैं दोस्तों कि ये कब आया था, पूछा जाता है डाइट कब आया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी और 1986 के बाद 1 साल बाद 1987 में आपका बन गया था डाइट। कब बन गया था? 1987 में डाइट बन गया था, जिसका नाम था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक, जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डाइट। ठीक है, डाइट कब बना था दोस्तों? 1987 में बना था, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसका काम क्या होता है। काम क्या होता है? प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अपनाई गई विभिन्न रणनीतियों एवं कार्यक्रमों की निचले स्तर पर सफलता के लिए शैक्षिक एवं स्रोतपरक सहायता प्रदान करना। पहले आप ये जानिए, प्राथमिक शिक्षा मतलब होता है प्राइमरी, मतलब जो बच्चा छोटे बच्चे पढ़ते हैं, और प्रौढ़ शिक्षा मतलब जिसमें बुजुर्ग लोग पढ़ते हैं। दोनों शिक्षाओं को बढ़ावा देना। ठीक है, और उसमें विभिन्न नए जो है शैक्षिक अगर इन्वेंशन होते हैं, शैक्षिक सहायता होती हैं, उनको सहायता प्रदान करना क्या होता है? डाइट का काम होता है। ठीक, समझ में आ गया आपको? क्या होगा? बच्चों की शिक्षा और बूढ़ों की शिक्षा के लिए जो है स्रोत क्या, शैक्षिक सहायता प्रोवाइड करने के लिए कदम उठाना या उनको सहायता प्रदान करना। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि अध्यापकों, निरीक्षकों आदि विशिष्ट आवश्यकताओं एवं समस्याओं का ध्यान रखते हुए उन्हें अपेक्षित शैक्षिक सहायता निर्देशन प्रदान करना। मतलब उनको भी निर्देशित करना, किसको? कोई टीचर हो, कोई निरीक्षक हो, इन सभी को निर्देशित करना किसके आधार पर? उनकी जो समस्याएं आ रही हैं उसके आधार पर। अब ये दोस्तों यहाँ से बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, आप लोग देखेंगे कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्य क्या क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका सभी इंपॉर्टेंट कार्य है दोस्तों, बहुत ढेर सारा है, इसमें से कुछ हमने यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं। पहला देखिए क्या है कि अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के अनुदेशकों, अध्यापकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए सेवापूर्ण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। मतलब जो हमारे अनौपचारिक शिक्षा, मतलब जो ऐसे शिक्षक जो अनौपचारिक रूप से शिक्षक केंद्र पर हैं और जो अनुदेशक हैं, हमारे अध्यापक हैं, दोनों को क्या करना? दोनों को ट्रेनिंग देना। सीधा समझिए, दोनों को ट्रेनिंग देना, यही हमारा होता है क्या? सेवापूर्ण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। आगे देखिए दोस्तों हमारा क्या है? प्रौढ़ शिक्षा केंद्र। प्रौढ़ शिक्षा मतलब बुजुर्गों की शिक्षा देना। तो प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों के अनुदेशकों तथा पर्यवेक्षकों के लिए सेवारत प्रवेश तथा सेवा प्रतिशत सतत की शिक्षा की व्यवस्था करना, ये हो जाएगा। आगे देखिए क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान तथा प्रयोग परीक्षण हेतु कार्यक्रम संचालित करना। ठीक है, आगे देखा जाए नेक्स्ट हमारा क्या है कि शिक्षकों तथा अनुदेशकों के लिए साधन केंद्र, मतलब साधन केंद्र शिक्षण इकाई के रूप में सेवाएं
मुहैया कराना, मतलब कि ऐसे जैसे मान लीजिए कि विभिन्न प्रकार के पढ़ाने के तरीकों के लिए, जैसे कि दृष्टिबाधित बालकों के लिए कोई हमारा क्या होना चाहिए, टच करके पढ़ने वाली सामग्री होना चाहिए। मतलब विभिन्न प्रकार की सामग्री उपकरण उनके विद्यालय में उपलब्ध होना चाहिए। ये किसका काम होता है दोस्तों, डाइट का कार्य होता है। आगे देखिए क्या है कि प्राथमिक विद्यालय अपर प्राथमिक विद्यालयों में अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम हेतु मूल्यांकन के केंद्र के रूप में कार्य करना। ठीक है, कि अगर आपको प्राथमिक विद्यालय में जो पेपर हो रहा है और आप जूनियर में जो पेपर हो रहा है, प्रौढ़ शिक्षा में जो पेपर हो रहा है, उन सभी का जो दोस्तों क्या करना, मूल्यांकन करना। मतलब जो मूल्यांकन का काम होता है वहाँ करना, और उनके हिसाब से दोस्तों उनका मतलब क्या होता है, इनका मूल्यांकन करने का काम किसका होता है दोस्तों, डाइट का होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए, 2 हमारे पॉइंट और बचे हैं। क्या है कि जिला बोर्ड को समय समय पर परामर्श देना, और आगे दोस्तों विद्यालय संकुलों तथा जिला शिक्षा बोर्डों को अकादमिक सहयोग प्रदान करना। ये हमारा कार्य होता है दोस्तों डाइट के। दोस्तों कभी कभी पूछा गया है आपसे कि डाइट के प्रमुख विभाग कौन कौन से होते हैं। तो डाइट के विभाग देखा जाए दोस्तों, तो डाइट के कई विभाग होते हैं। पहला देखिए आपका लिखा है कि दोस्तों, पहला देखिए लिखा है सेवा पूर्ण अध्यापक प्रशिक्षण विभाग। इसमें क्या होता है, एक हमारा प्रधानाचार्य उपाचार्य होता है और 8 प्रवक्ता होते हैं, एक प्रयोगशाला सहायक पद होता है। ठीक है, ये 3 पद होते हैं आपका सेवा पूर्ण अध्यापक प्रशिक्षण विभाग में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा होता क्या, कार्यानुभव विभाग। तो कार्यानुभव विभाग में आपका क्या क्या होता है दोस्तों, इसमें ये आपका होता है एक वरिष्ठ प्रवक्ता होगा, क्या होगा, एक वरिष्ठ प्रवक्ता होगा, एक प्रवक्ता होगा, इसके बाद एक कार्यानुभव शिक्षक का पद होगा। यह आपका कार्यानुभव विभाग होता है। इसके बाद देखिए प्रौढ़ शिक्षा विभाग, यहाँ देखिए कि प्रौढ़ शिक्षा विभाग तथा अनौपचारिक शिक्षा विषयक जिला साधन इकाई, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, एक वरिष्ठ प्रवक्ता आएगा, 4 प्रवक्ता आते हैं, एक आशुलिपिक आते हैं, एक लिपिक आते हैं। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसको PDF हम दे देंगे दोस्तों, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ पर, ये लास्ट वाला कि पुस्तकालय प्रबंध विभाग में क्या होता है, एक पुस्तकालय अध्यक्ष होता है, एक लिपिक होता है, और प्रशासनिक अनुभाग में एक कार्यालय होता है, एक लेखाकार होता है। लास्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए हमारा पर्यवेक्षक के उद्देश्य। पर्यवेक्षक क्या होता है और उसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं, हम समझ लेते हैं। तो क्या है दोस्तों कि पर्यवेक्षक यह एक आवश्यक प्रक्रिया है जो विद्यालय में संचालित होने वाली विभिन्न गतिविधियों पर नियंत्रण रखनी है, तो उसके सुसंचालन में मदद करता है और लक्ष्य की प्राप्ति को सुनिश्चित करता है। पर्यवेक्षक के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पर्यवेक्षक मतलब देखभाल करना, कि हम कोई गतिविधि हो रही है उसके बारे में देखभाल करें, कैसे हो रहा है, कैसे चल रहा है, अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, सुपरविजन या पर्यवेक्षक कहते हैं। ठीक है, और उद्देश्य क्या हो जाएगा कि विद्यालय में सही से ये सभी काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसी को हम दोस्तों पर्यवेक्षक के उद्देश्य कहते हैं। क्योंकि उद्देश्य हमको विद्यालय में ही बड़ा काम करना है, तो विद्यालय से संबंधित हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि शिक्षकों, छात्रों व कर्मचारियों की समस्याओं से परिचित होना तथा उनका समाधान करना, ये हमारा नेक्स्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि बृहद समाज की विद्यालय में क्या अपेक्षाएं हैं, इनका ज्ञान अध्यापक को कराते हुए उन्हें उनके अनुरूप कार्य करने हेतु क्या करना, प्रेरित करना। समझ आ गया। आगे दोस्तों इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, आगे देख लेते हैं। इसका बड़ा लंबा है दोस्तों स्टोरी, थोड़ा सा इसको हम फास्ट कंप्लीट करेंगे। कि विद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में उत्पन्न हुए दोषों का उन्मूलन करना, मतलब विद्यालय में अगर प्रशासन सही नहीं है, चल रहा है, उनमें कुछ कमियां हैं, उसको सही करना। आगे देखिए शिक्षकों की विशेष योग्यताओं का विकास करना, शिक्षकों में कुछ कमियां हैं उनको सुधारना और उनके अंदर योग्यताओं का विकास करना। आगे देखिए विद्यालय में कार्यरत सभी सहकर्मियों के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट देख लेंगे क्या है दोस्तों कि छात्रों के विकास पर विशेष ध्यान देना। और नेक्स्ट हमारा है कि विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का शिक्षण
को संसाधनों का शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में प्रयोग करना। और नेक्स्ट आपका है कि सेवारत प्रशिक्षण। नेक्स्ट दोस्तों क्या है कि आपका यहाँ है दोस्तों क्या है कि सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित करना। और लास्ट हमारा 9th वाला है क्या है कि शिक्षा जगत में होने वाले नवीन आविष्कारों से परिचित कराना तथा उनका प्रयोग शिक्षक कौशलों को या शिक्षण कौशलों को बढ़ाने के रूप में करना। तो ये सभी दोस्तों आपका सुपरविजन के उद्देश्य होते हैं। अब देखिए सुपरविजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, मतलब पर्यवेक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। तो क्यों पड़ी, पहला देखिए हमारा है कि भाई पर्यवेक्षण मतलब बच्चों की देखभाल करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। भाई बच्चों को देखभाल नहीं करेंगे तो बच्चे सही से काम नहीं करेंगे या स्कूल सही से नहीं काम करेगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला रीजन है यह विद्यालय में संचालित होने वाली गतिविधियों का मूल्यांकन करने में मदद देगी। मतलब भैया अगर अच्छे से गतिविधि कराएंगे तो बालक क्या होगा, अच्छे से सीख जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा कुछ अध्यापकों व मुख्य अध्यापकों को अपनी गतिविधियों का कुशलता पूर्वक संचालन करने हेतु मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। पर्यवेक्षक इसकी पूरा करता है। कुछ व्यक्ति को कोई कार्य करने में उनको समस्या होती है तो लेकिन वो सुपरविजन मतलब पर्यवेक्षक के द्वारा उस कार्य को आसानी से कर लेते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, किसी भी व्यक्ति को यदि पर्यवेक्षक का पता है तो वह अपने कार्य को सही ढंग से करेगा। भाई पर्यवेक्षक उसको बताएगा, पर्यवेक्षण उसको करके बताएगा कैसे कैसे कार्य करेगा। आगे देखिए पर्यवेक्षक के द्वारा आप अध्यापक व मुख्य अध्यापक को अपने ज्ञान का नवीनीकरण करने में मदद मिलता है। मतलब जो जैसे आप कोई ज्ञान है उसके पास वो बहुत दिन से वो ज्ञान रखा है, लेकिन पर्यवेक्षक क्या है उसमें कुछ नया आपको ऐड करके समझा देगा जिससे आपके ज्ञान में कुछ परिवर्तन आ जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। इसमें से कुछ 2-3 हेडिंग बचे हैं, ठीक है, 3 से मान लो 4 हेडिंग बचे होंगे। ये आपको हम इसका PDF दे देंगे इसमें नोट्स में, और इसको आपको हम टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर आपको दे देंगे PDF, ठीक है। वहाँ पर जा करके आप इसको जाइएगा, जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ना है, यहाँ पर जुड़ जाइए और जुड़ करके जाकर PDF को वहाँ से डाउनलोड करके एक बार दोस्तों उसको आप देख लीजिएगा पूरी PDF। और अगर पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको 100% दोस्तों गारंटी है पूरा समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कितने घंटे का वीडियो हो गया दोस्तों, हाँ 1 घंटे में हो गया है कंप्लीट। तो 1-2-3 हेडिंग और बचे हैं तो उसको भी दोस्तों हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में अगर हो सके कंप्लीट कर देंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम आपको उसका क्या करेंगे, PDF आपको हम प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल पर। इसके बाद पहले पेपर का वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। पहले पेपर का वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। इसके बाद जो हमारे बचे रहेंगे, क्योंकि पहला दूसरा पेपर खत्म हो जाएगा, इसके बाद जो बचेंगे उन सब का 1-2 घंटे का मैराथन लेकर के आपका पूरा सिलेबस समाप्त करा दिया जाएगा। और लास्ट में बचेगा आपका मैथ, और मैथ का लगभग डेली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि मैथ में दोस्तों बैक लगती है और मैथ में अब की बार किसी का बैक ना लगे दोस्तों मेरा पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि बैक आपको नहीं लगना चाहिए दोस्तों, आपका भला होना चाहिए दोस्तों। पढ़ाने से मेरा मुख्य उद्देश्य ये है दोस्तों। आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आपके साथ में कोई लड़का है या कोई लड़की है, आपके जो सहपाठी हैं, सहमित्र हैं, उनमें से जिसको किसी इस विषय में समस्या हो, जिसको मैथ पढ़ने में समस्या हो या जो बच्चा कम पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर हो, उसके पास इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। उसके पास उस ग्रुप में वीडियो को शेयर करा करिए आप लोग। उसमें शेयर कर देंगे तो उसका भला हो जाएगा दोस्तों, उसका बैक नहीं लगेगा, उसका क्लियर हो जाएगा, वो आपको ढेर सारा आशीर्वाद प्यार स्नेह देगा दोस्तों। तो आपसे एक विनती है दोस्तों, आप अपने लिए चाहे जिसके लिए आप चाहे मेरे कहने पर या आपके दिल से इच्छा आती है, आप दूसरों की, जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप भी इस वीडियो को शेयर करके वहाँ तक पहुँचा करके आप दोस्तों उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनके जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। हो सकता है दोस्तों आपके इस वीडियो को शेयर कर देने के बाद वो बच्चा या वो बच्ची या वो भाई या बहन इस वीडियो को देख ले और उसको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, समझ में आ जाए, जिससे उसका बैक बच जाएगा। कितना फ़ायदा हो जाएगा दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। आपके पास कोई भी ग्रुप हो, आप 3rd सेमेस्टर में हो या आप 2nd में हो, अगर आपके पास 3rd सेमेस्टर कोई ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों, जिससे कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारी लास्ट क्लास थी। इसके बाद दोस्तों समावेशी शिक्षा का क्लास नहीं होगा। अब देखिए
इसके बाद अगर एग्ज़ाम आ जाएगा तो एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले हो सकता है पूरी सबको मिला करके एक कंपाइल, मतलब एक छोटी सी 2 या 3 घंटे की क्लास में पूरा एक साथ कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अब क्लास करने की संभावना तो कोई नहीं है। और रही बात आपका क्वेश्चन पेपर की, तो वो क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा नाम क्या है? टेलीग्राम चैनल का नाम है, आपका जो चैनल का नाम है इसका यूट्यूब का स्टडी टेक्निक 95, ठीक है, टेक्निक 95। यहाँ से आप लोग जो आपका लोगो ये यूट्यूब वाले चैनल पर लगा है वही सेम टू सेम लोगो आपको वहाँ पर मिलेगा। वहाँ से जा करके आप जो है यहाँ जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल पर, और जुड़ करके आप लोग PDF डाउनलोड करके पढ़िए ज़रूर। और कुछ समझ में ना आए दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, हाँ सर इसका वीडियो आपको चाहिए, जिस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप ही के भलाई में हमारा भी भलाई है दोस्तों, और आपको वीडियो शेयर करना है दोस्तों, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि अब की बार रिजल्ट कितना ख़राब आया दोस्तों आपके सीनियरों का, ठीक है। और दोस्तों मेहनत करके पढ़ाई करना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा, और जितना मेहनत किए होंगे, कोशिश दोस्तों तो किए हैं आपको समझाने की, तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, बड़े बूढ़ों का सम्मान करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।